हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी जल्दी आ जाओ, सुबह की जानदार शानदार शुरुआत करते हैं अपने आज इस लेक्चर के साथ। आज मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत मजेदार मजेदार चीजें अपन सीखेंगे। जिन चीजों में आपको हमेशा से दिक्कत होती थी सब बिल्कुल बेटा मक्खन हो जाएगा आज। ठीक है, तो चलिए आ जाओ, मचाते हैं तगड़ा वाला। कल हमने पहला लेक्चर किया था और मेरे बच्चों ने जबरदस्त तरीके से सीखा। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा मेरे सारे बच्चों को मजा आया। अब धीरे धीरे मजा बढ़ेगा और ज्यादा मजा आना शुरू होगा। पढ़ाई बड़ी मजेदार चीज है, बस ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वाला लेक्चर। ओके सर जी, आज आप क्या क्या पढ़ाओगे, सुने, तैयार हो? तो चलो सुन लो फटाक से। तो बेटा जी आज मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं कुछ मजेदार मजेदार चीजें। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, हर क्लास की शुरुआत में पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसकी छोटी सी रिवीजन करेंगे। और ये रिवीजन मैंने नहीं करानी, आपने करानी है, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया है पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास की रिवीजन करेंगे, ठीक है, 2 मिनट, ताकि क्लियर हो जाए हमने क्या किया था। फिर उसके बाद कल मैंने एटॉमिक वेट का कंसेप्ट कराया था। आज मेरे बेटा एक बहुत जबरदस्त चीज कराने जा रहा हूं मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट कराऊंगा। इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है, ये सब अपन सीखेंगे। फिर अब एक चीज हम और सीखेंगे बेटा, आपका एसटीपी एनटीपी पर। हाँ, हम कुछ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे। अच्छा हाँ सर, सुना तो है। और इन्हीं के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो साथ साथ अपन लोग करते हुए चलेंगे। तो पिछली क्लास में हमने एटॉमिक वेट सीखा था, आज हम मॉलिक्यूलर वेट को रगड़ेंगे अच्छे से। अच्छा ये क्या होता है, अरे सब बताऊंगा, तैयार हो? हर जगह से दिमाग हटा लो, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है। एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे अपन लोग, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वाली पढ़ाई। सुबह की दमदार शुरुआत, ठंड का मौसम, ठंड में गर्मा गर्म कंसेप्ट परोसता हूं मैं तुम्हें। तो चलो भाई, सब बच्चे बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म कंसेप्ट के लिए। तो बेटा जी सबसे पहले तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, आओ उसकी फटाक से 2 मिनट रिवीजन करते हैं। और ये रिवीजन आप कराओगे मेरे को, मैंने नहीं करानी, क्योंकि आपने पिछली क्लास में सब सीख लिया था। हाँ सर, कराओ सर रिवीजन। तो चल भाई, तो हमने क्या किया था पिछली क्लास में, हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी। तो पहला क्वेश्चन तो यही आया था, सर केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री जी क्या है, मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई है और मैटर की ही प्रॉपर्टीज की पढ़ाई है। मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास है और वो वॉल्यूम घेर रही है उसको अपन मैटर बोलते हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था। केमिस्ट्री तो डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर है। ओके, अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो अपन को मैटर को पढ़ना पड़ेगा। और मैटर को अच्छे से सबसे पहले एक्सप्लेन किया डाल्टन ने। हाँ सर, अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जरिए। एब्सोल्युटली राइट सर। और इसने ये बोला कि जो मैटर है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है और उनको अपन बोलते हैं एटम्स। ओके, और एटम्स इतने छोटे हैं कि दुनिया में उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोला डाल्टन ने। ओके, तो भाई मैटर को पढ़ना है तो पहले एटम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डाल्टन ने बोला कि मैटर जो है वो एटम का बना है। फिर हमने एटम की प्रॉपर्टी जानने का प्रयास किया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने जानने का प्रयास किया था बेटा एटॉमिक वेट, मतलब एक एटम का वजन। अब बेटा एटम का वजन निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड माना गया और उस स्टैंडर्ड को नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, या प्यार से बोलते हैं एएमयू। क्या होता है स्टैंडर्ड? एक कार्बन 12 एटम के वजन का। हाँ सर, वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। हाँ सर, तो हमको जो भी एटॉमिक वेट याद कराए गए हैं वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं, सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। एब्सोल्युटली राइट सर जी। फिर उसके बाद हमें पता है ना एटॉमिक वेट कैसे निकाले हैं, बिल्कुल सर जी। फिर बेटा जी उसके बाद
हमने एक बहुत सुंदर चीज प्रूव करी थी। तो एटॉमिक मास जो आपको याद कराए गए वो सब एएमयू में होते हैं। हमने फिर देखा एएमयू और ग्राम सेम चीज नहीं है। 1 एएमयू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम को बोलते हैं। ओके सर। और फिर हमने यहीं से प्रूव किया था अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास एएमयू में लिखा हुआ है तो एक एटम का वजन होता है, बट अगर उसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखोगे तो एक मोल एटम का वजन है। अच्छा सर। हाँ, तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास एएमयू में आप लिखते हो तो वो उसके एक एटम का वजन होता है। बट अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख दोगे, किस में लिखोगे? ग्राम में, तो वो एक एटम का वजन नहीं, वो एक मोल एटम्स का वजन होता है। और एक मोल इस नंबर को बोलते हैं। हाँ सर, बार बार एवोगैड्रो नंबर आ रहा था। हाँ सर, हाँ, ये सब सर आपने करा दिया था। फिर मैंने कराया था एवरेज एटॉमिक वेट। वो कैसे निकालते हैं? किसका निकालते हैं? जब किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं तो हम फिर दोनों को कंसीडर करके एवरेज निकाल लेते हैं। हाँ सर, ये सारा अच्छे से आ गया था, एक एक चीज आत्मा में समा चुकी थी। तो आज की हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अब दिल थाम के बैठना बेटा जी, आपको मजा आ जाने वाला है अगले कुछ क्षणों में। ठीक है, फुल ऑन फोकस। तैयार मेरे बेटा? बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है सर, कराओ आप मॉलिक्यूलर वेट। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट। दिल थाम के बैठना। ठीक है सर, एटॉमिक वेट तो समझ में आया था। एक एटम के वजन को अपन बोलते हैं एटॉमिक वेट। सर ये मॉलिक्यूलर वेट क्या बीमारी है? या मॉलिक्यूलर मास बोल लो, बात सेम होती है। मॉलिक्यूलर वेट बोले या मॉलिक्यूलर मास बोलो, बात सेम होती है। ठीक है सर, क्या मतलब है सर इसका? ये किस चीज का वेट है? अब चलो देखते हैं, शुरू करें। बिल्कुल तैयार। भाई फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग चीज है, बट केमिस्ट्री में चाहे मैं मॉलिक्यूलर वेट बोलूं या मॉलिक्यूलर मास, अब इसका मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट समझाने से पहले मुझे आपको यही समझाना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ओके सर जी, तो सारे लोग अब दिल थाम के बैठना। बेटा जी, किसी भी एलिमेंट का अगर आप सिंबल लिख देते हो, डायरेक्ट सिंबल, तो वो उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? जल्दी बता सर। हाइड्रोजन का सिंबल H। मैंने कहीं भी केवल H लिखा तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन का एक एटम है। ओके सर। और जीवन भर याद रखना, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं ना, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, तो मान ले दो हाइड्रोजन एटम चिपके, इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के दो एटम चिपक गए, इसका मतलब ये हुआ। ओके, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। H2 इज द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का। ओके सर जी, बात समझ में आ गई सर जी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैंने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन ऐसे सिंबल O होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एक एटम है। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया O2, इसमें मतलब दो ऑक्सीजन एटम ने चिपक के एक मॉलिक्यूल। तो ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O3। क्यों? क्योंकि इसमें तीन ऑक्सीजन एटम चिपके हैं। ओके सर, आ गई बात समझ में। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे ही मेरे बेटा नाइट्रोजन का सिंबल N है, तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो मतलब नाइट्रोजन का एक एटम। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये N2, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। इसमें क्या पता लग रहा है कि दो नाइट्रोजन के एटम ने चिपककर आपस में एक मॉलिक्यूल बना दिया है। ओके सर, अच्छे से समझ में आया। तो मॉलिक्यूल क्या होता है?
जब दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सर। व्हेन टू और मोर एटम्स, व्हेन टू और मोर एटम्स combine they form molecule। ओके सर, आ गई बात समझ में सर। ओके सर, अब सर है मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूल तो समझ में आ गया सर, पर ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो सुनो सुनो सुनो, जिस प्रकार एक एटम के वजन को अपन एटॉमिक वेट बोलते हैं ना, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को अपन मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ओके सर जी, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। जिस प्रकार एक एटम के वजन को अपन बोलते हैं एटॉमिक वेट, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ओके सर, अब जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तेरे को याद कराया था मैंने कल, कितना होता है? 1। 1 क्या? AMU। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 AMU। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल, मतलब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वजन। एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का वजन 1 AMU, तो दो हाइड्रोजन एटम का वजन 1 + 1, सभी एटम के वजन को ऐड कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल का वजन आ जाता है, तो 2 AMU। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट की भी यूनिट AMU ही है रे पगले। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन कल बताया था 16 AMU। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वजन, इसमें दो एटम है, एक ऑक्सीजन 16, तो दो ऑक्सीजन 16 + 16, एक मॉलिक्यूल का वजन ऑक्सीजन का 32 AMU। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें जितने भी एटम हैं सबके वजन को ऐड कर देते हैं। ओके, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU। ओके सर जी, मैं ये मान के करा रहा हूं, तुझे कुछ नहीं आता तभी तो सीखेगा। हाँ, जिनको आ रहा है वो परेशान मत होना, अभी सब कुछ ऐसा आएगा जो कुछ नहीं आता होगा तेरे को। तो ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 AMU, एक एटम का वजन। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा? एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, 14 + 14, 14 दूनी 28 AMU। अरे वाह मेरे बेटा जी, तो चलो अब दिल थाम के बैठना। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट आ गए सर निकालना, किसी भी मॉलिक्यूल का वेट निकालना होगा तो निकाल लेंगे। ओके, तो चल मैं और पूछता हूं अभी आपसे। अगर मैंने ऐसे लिखा, अगर इसका क्या मतलब है सर? ये क्या मतलब है बेटा? इनको अपन बोलते हैं कंपाउंड, या दूसरे शब्दों में मॉलिक्यूल ही। बस क्या फर्क होता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में? मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम चिपकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है देख, इसमें भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपके हैं। इसका मतलब ये होता है दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से चिपक रहा है, तो दो या दो से ज्यादा एटम चिपके हैं बट अलग अलग एलिमेंट के हैं, तो इसको अपन कंपाउंड बोल देते हैं। बट इनको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, है ना, कि दो या दो से ज्यादा एटम चिपक रहे हैं तो मेरे बेटा क्या हो गया? मॉलिक्यूल। बिल्कुल ठीक है सर। H2O का मैं कहता हूं मॉलिक्यूलर वेट निकाल। कैसे निकालेगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट निकालने आने चाहिए। इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का वजन 1 AMU, दो हाइड्रोजन एटम का वजन 2 AMU, प्लस एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 AMU। तो एक H2O का मॉलिक्यूल का वजन क्या हो गया? 18 AMU। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही करना होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का आप वजन निकाल सकते हो। चलो CO2, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम चिपक रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं CO2 का। एक कार्बन का वजन 12 AMU, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहां दो ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, ओए होए ये आ गया 44 AMU। अच्छा सर जी, मॉलिक्यूलर वेट निकालने आ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बेटा जिस प्रकार एक एटम के वजन को अपन एटॉमिक वेट बोलते हैं, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर वेट, और किसी भी मॉलिक्यूल का आप वजन निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूं HNO3 का निकालो,
बड़ा आसान। इसमें एक हाइड्रोजन का एटम 1, एक नाइट्रोजन का एटम का वजन 14, 3 ऑक्सीजन का 16 तिया 48। इन सबको अगर अपन ऐड करेंगे तो 63 हो गया मेरे बेटा जी। और झूठ ना बोलो, बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझ में आ गया, एक मॉलिक्यूल का वजन, और कैसे निकालते हैं, उसमें जितने भी एटम है सबके वजन को ऐड कर दो। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। बट सर ये सब करा क्यों रहे हो? चल अब मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठिए हो मेरे बेटा। अब आपको पता है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर किसी पिछली क्लास में हमने प्रूव भी किया था, अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एएमयू में लिखते हैं तो एक एटम का वजन होता है। बट अगर इसी को मैं ग्राम में लिख दूंगा, मतलब हाइड्रोजन 1 ग्राम, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में लिखा तो मेरे बेटा ये एक एटम का वजन नहीं, ये 1 मोल एटम्स का वजन है। हाँ सर, बिल्कुल सर, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल एटम्स का वजन होता है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखोगे तो 1 मॉलिक्यूल का वजन होता है। बट अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दूंगा तो मेरे बेटा 1 मॉलिक्यूल का नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होगा। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, और 1 मोल का मतलब मेरे बच्चे को पता है 6 × 10⁻23। अगर मैं बोलता हूं 2 AMuH2 तो 1 मॉलिक्यूल का वजन, मैं बोलूंगा 2 ग्राम H2 तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन। सेम वे O2 का मॉलिक्यूलर मास अगर मैं लिखूंगा AMU में 32 AMuO2 तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 1 पार्टिकल ऑफ O2 का वजन है। अगर मैं इसी को लिख दूंगा ग्राम, 32 ग्राम O2 तो 1 मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन है। और 1 मोल का मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वजन। और झूठ ना बोल, बिल्कुल सेम चीज मेरी बेटा होती है। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर, आज के बाद समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर वेट अगर एएमयू में लिखेंगे तो 1 मॉलिक्यूल का वजन दिखा रहा है, अगर उसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दोगे तो 1 मॉलिक्यूल का वजन नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन है। ओके सर, जैसे फिर से समझा देता हूं, मान ले CO2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कार्बन 1 12, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर मास 44। अगर मैं लिखता हूं 44 AMuCO2 तो मतलब CO2 के 1 मॉलिक्यूल का वजन है ये। ओके सर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन है। बट अगर मैंने बोला 44 ग्राम CO2, मतलब उसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखे तो 44 ग्राम CO2 में CO2 का 1 मॉलिक्यूल का वजन नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन है। मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का वजन है मेरे बेटा। 1 मोल इस संख्या को बोलते हैं। तो 44 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। अरे वाह सर वाह, इसी बात को आओ अंग्रेजी में लिख लेते हैं। लिखो 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 मेरे साथ, ठीक है सर, बिल्कुल वही जो हमने एटॉमिक वेट में पढ़ा था, सेम मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी है। क्या? अगर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को, इस स्टेटमेंट को तो अपनी आत्मा में संभाले मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट को अगर AMU में लिखते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ओके, इट रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। यस सर। बट अगर उसी के मॉलिक्यूलर वेट को आप ग्राम में लिख देते हो, अगर उसी के मॉलिक्यूलर वेट को आप ग्राम में लिख देते हो तो इट रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, वेट ऑफ 1 मोल। और 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻। वाह सर वाह, बहुत अच्छे से मेरे बच्चे को समझ में आ चुका है। क्लियर हो गई ये स्टेटमेंट? अजी कितना आसान है। कोई मॉलिक्यूल क्या है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है।
कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट? उसमें जितने भी एटम है सभी एटमों के वजन को ऐड कर लो। अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखा है तो उसके एक मॉलिक्यूल का वजन है। अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया तो वो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। ठीक है सर, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल एटॉमिक वेट में तो प्रूव किया था ना, सेम चीज यहां भी एप्लीकेबल है। तो सर इसका फायदा क्या, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? अब दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, अब तू सारे न्यूमेरिकल, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, अब तू सारे न्यूमेरिकल कर डालेगा, बस अब ध्यान से देखियो मेरे बेटा। शुरू करें? बहुत बढ़िया मेरे बेटा जी, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे, बस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को अगर एएमयू में लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का वजन है, बट उसी के मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। एब्सोल्युटली राइट सर। अब देख कितने मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.4 ग्राम अमोनिया है। मैंने अमोनिया दे दिया आपको 3.4 ग्राम और बोल रहा हूं बता अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हैं। तो मेरे बेटा तरीका सीख ले कैसे करना है। तेरे को मॉलिक्यूल दिया है, अजी अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल। कैसे? अजी इसमें 4 एटम चिपक रहे हैं, एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के। हाँ सर, तो अगर कभी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है कुछ भी, तो आंख बंद करके सबसे पहला काम मॉलिक्यूलर वेट लिख ले। चल इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। एक नाइट्रोजन का 14, हाँ सर, 3 हाइड्रोजन का 3, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17। हमको पता है मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का वजन होएगा ये। बट अगर इसी के मॉलिक्यूलर वेट को मैं ग्राम में लिखूंगा तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होएगा। एब्सोल्युटली राइट सर, एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होगा अमोनिया के। बिल्कुल। तो हमें अपनी स्टेटमेंट से पता है कि 17 ग्राम अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के। हाँ सर हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मोली, तो 17 ग्राम अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर हाँ, एब्सोल्युटली राइट। 17 ग्राम अमोनिया में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे, तो जब 17 ग्राम में इतने होंगे तो 3.4 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड। सर हाँ सर हाँ, ये तो बहुत भाई स्टेटमेंट से हमें ये पता लगा। ये तो स्टेटमेंट से कैसे, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। एक मोल का मतलब ये, तो 17 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं अमोनिया के, तो 3.4 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत बढ़िया सर। अब चलो ये डेसिमल हटाओ, 10, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 12/10 है ना। हाँ, 12/10 को मैं लिख सकता हूं 1.2 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और झूठ ना बोलो मेरे शेरों। वाह, सच बता समझ में आया? 6 दूनी 12/10, 12/10 हो गया 1.2। बिल्कुल सर, आज के बाद फोड़ा फाड़ी मचा देगा मेरा बेटा। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर वजन दिया हुआ है तो निकाल लेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। हाँ सर जी, निकाल डालेंगे सर, आग लगा देंगे सर। अब हम सर अब हम तूफानी हो चुके हैं सर। तो चल और देख, किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरा बेटा ऐसे निकालेगा। ठीक है, चलो अब अगला मुझे पॉज करके आप करना। ठीक है सर, कर लेंगे सर, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपसे बोल रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट number of molecule in, okay, in 5.4 ग्राम वाटर। मैंने आपको 5.4 ग्राम वाटर दे दिया। मैं कह रहा हूं बता पानी के कितने मॉलिक्यूल दिए हैं। तो घबरा मत,
किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो आंख बंद करके नंबर ऑफ पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। ठीक है सर, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूलर वेट 18। हाँ सर, हमें पता है पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18। अगर AMU में लिखूंगा तो पानी के एक मॉलिक्यूल का वजन होएगा। हाँ सर बिल्कुल। अगर मैं इसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होएगा। एब्सोल्युटली राइट सर। तो मुझे पता है 18 ग्राम पानी में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर, 18 ग्राम पानी में। उस स्टेटमेंट से किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल होंगे। एब्सोल्युटली राइट सर। हाँ सर, पानी के 18 ग्राम में इतने, तो पूछ रहा है 5.4 ग्राम में कितने, यूनिटरी मेथड। हाँ सर, तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये बिल्कुल सर कर सकते हैं सर। आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिख रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो ऐसे ही निकाल देंगे, डेसिमल हटाया, बहुत बढ़िया, 10, 18 तिया 54, 6 तिया 18, 18 बाय 10 को लिख सकता हूं 1.8। सर जी पानी के इतने मॉलिक्यूल होंगे 5.4 ग्राम पानी में। आज के बाद मेरा बेटा कर लेगा, नहीं कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उस स्टेटमेंट का ये प्रयोग है। इस पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दे देगा और पूछेगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अरे सर जी निकाल डालेंगे अपन, बहुत बढ़िया। अब बच्चा इसमें नहीं फंसता, ये तो मेरे सारे बच्चे कर लेंगे। बच्चा किस में फंसता है सर, ये बता दो। चल अब मैं बताता हूं, दिल थाम के बैठियो, दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अब क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ओके 6.3 ग्राम HNO3 है। सर ये क्या कर दिया इसने, सर ये दिया तो मॉलिक्यूल है। हाँ सर मॉलिक्यूल दिया है, क्यों भाई, एक से ज्यादा एटम चिपक रहे हैं ना, दिया तो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का वजन दिया है। बिल्कुल सर, HNO3 6.3 ग्राम लिया, बट पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। सर मॉलिक्यूल का वजन दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। हैं ये कैसे करेंगे, तो घबरा मत, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। आप सबसे पहले क्या करो, किसी भी मॉलिक्यूल का कुछ भी वजन दे रखा है, गिवन वेट, हाँ आप आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। हैं वो कैसे निकालेंगे, जो मॉलिक्यूल दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखो। एक हाइड्रोजन का 1, एक नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन 16 तिया 48, मॉलिक्यूलर वेट आया 63। मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन, तो मुझे पता है 63 ग्राम HNO3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे HNO3 के। एब्सोल्युटली राइट सर। भाई मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा तो 1 मोल मॉलिक्यूल, हाँ तो 63 ग्राम HNO3 में HNO3 के इतने मॉलिक्यूल, तो ये तो 6.3 ग्राम दिया है, तो 6.3 ग्राम में कितने, आंख बंद करके आप मॉलिक्यूल की संख्या निकाल लिया करो। जब 63 ग्राम में हमें स्टेटमेंट से पता है इतने मॉलिक्यूल होंगे HNO, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दो तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। ठीक है सर, 63 ग्राम में जब इतने होते हैं तो 6.3 ग्राम में इतने होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ सर बिल्कुल, इनटू में ये। सर इतने मॉलिक्यूल होंगे HNO3 के, हाँ सर हाँ, तो ले डेसिमल हटाया 10, 63 से 63 गया, 10 की पावर 1 ऊपर जाके माइनस, हाँ 6 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे HNO3 के।
ठीक है सर, इतने मॉलिक्यूल आ गए सर, 6.3 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछा, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे 6.3 ग्राम में। तो 6.3 ग्राम में HNO3 के इतने मॉलिक्यूल हैं। अब सर बट नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? तो घबरा मत, एक मॉलिक्यूल में एटम दिखा मेरे को कितने हैं, बता बता। एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, 3 ऑक्सीजन के। सर एक मॉलिक्यूल में 5 एटम हैं। यस सर, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है सर, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है टोटल। तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम होंगे भाई। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम, 3 मॉलिक्यूल में 15 एटम। तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना आएगी ना रे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम। सोच ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लूंगा, तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम। तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना आएगी ना। तो ले 6.3 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, बट एटम कितने होंगे? मॉलिक्यूल की संख्या का 5 गुना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है। तो ले 6 पंजे 30, 5 से गुणा कर दिया, इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स होंगे। आहा, आ गया सर समझ में। जब भी मॉलिक्यूल का वजन देके नंबर ऑफ एटम पूछे, तो एक मॉलिक्यूल में एटम निकाल लेना। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम। तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना। तो बेटा 30 इंटू 10 की पावर 22 को मैं लिख सकता हूं, एक जीरो हटा दिया तो 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और झूठ ना बोलो, आ गया समझ में? शाबाश शाबाश शाबाश। आज के बाद और कराता हूं, कोई भी मॉलिक्यूल का वजन दिया ना, एटम तो ऐसे निकाल देंगे। अब मान ले इसने यहां टोटल एटम पूछ लिए 6.3 ग्राम HNO3 में। देख क्या मॉलिक्यूल का वजन था, जब भी मॉलिक्यूल का वजन दिया हो तो आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए हो तो आसान है। फिर इसने पूछे टोटल एटम कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो आपने 5 से गुणा कर दिया। अगर मान ले, अब कई बार ऐसा होगा ना, आपसे टोटल एटम नहीं पूछता, कहता 6.3 ग्राम HNO3 में ऑक्सीजन एटम बताओ कितने हैं। तो घबरा मत, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम होते। मतलब ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना होती। अगर केवल ऑक्सीजन एटम पूछता तो फिर टोटल मॉलिक्यूल की संख्या को 3 से गुणा कर देते। आहा, ऐसी अगर पूछता 6.3 ग्राम HNO3 में कितने हाइड्रोजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल के संख्या के बराबर ही आती, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन एटम। अरे वाह सर वाह, और कराओ। चल और करता हूं, करके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, बस तू सीखता जा। पहले आप में से बहुतों ने नहीं किए होंगे, सीख लो, कोई रटने की जरूरत नहीं, बेसिक से कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर निकालेगा वो जाएगा मेरे बेटा एम्स होनोलुलु। सर ये कहां खोल दिया आपने एम्स? पूरा दुनिया भ्रमण करते हैं बेटा, क्वेश्चन करके स्वर्ग की अनुभूति तो होती है ना। हाँ ठीक है सर, अब दिल थाम के बैठियो मेरे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन हाँ 4.9 ग्राम H2SO4। कम ऑन सर, ये तो मॉलिक्यूल का वजन दिया है। ओहो, ये तो मॉलिक्यूल है। अरे 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपक रहे, तो 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम चिपक के H2SO4 का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है सर। और इसका वजन दिया है मॉलिक्यूल का, और बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है H2SO4 के, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, टोटल एटम भी नहीं पूछे इसने नंबर। तो चल कैसे करेंगे अजी, मुझे पॉज करके करने का प्रयास करो, अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। आपका दिल थाम के बैठना कैसे करना है, जब भी किसी मॉलिक्यूल का वजन दिया हो और न कुछ भी पूछे, तो पहले आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो।
कैसे निकालेंगे? पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले मेरे बेटा, निकाल ले मेरे बेटा। एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का वजन 2, एक सल्फर का 32, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ 4 है, 16 चौके 64, मॉलिक्यूलर वेट आया 98। अगर मैं बोलूंगा 98 AMuH2SO4 तो एक मॉलिक्यूल का वजन है, बट मैं बोलूंगा 98 ग्राम H2SO4 तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। हाँ सर, एब्सोल्युटली राइट सर। तो 98 ग्राम H2SO4 में क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन। हाँ सर, तो 98 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? सर इतने मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर, एक मोल। 98 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल, बिल्कुल, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन। तो 98 ग्राम में इतने, तो 4.9 ग्राम में कितने? हाँ, तो 4.9 ग्राम में H2SO4 के मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाल ली, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सर, आत्मा तृप्त हो गई सर, इतने मॉलिक्यूल होंगे। चलो करो, डेसिमल हटाया 10, 49 दूनी 98, 2 तिया 6, तो ये 1 है, ऊपर जाके पावर -10 की पावर -1, 23 में से 1 गया 22, तो लो जी लो, इतने मॉलिक्यूल होंगे 4.9 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के। हाँ सर, बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, तो 4.9 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं H2SO4 के, इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछा, इसने पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मेरे बेटा जी घबरा मत, तू घबरा क्यों रहा है? तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम निकाल लेना, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं अपन को। हाँ सर, बिल्कुल सर, 4। एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, 3 मॉलिक्यूल में 12 ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना होगी। तो अगर मुझसे बेटा, मुझे पता है 4.9 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, बट इसने 4.9 ग्राम में मॉलिक्यूल नहीं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे। मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4.9 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो कितने ऑक्सीजन एटम? 4 से गुणा कर दे, 3 चौक 12 इंटू 10 की पावर 22, इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। आहा, अगर टोटल एटम पूछता तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 7, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4, तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम 7 हैं। तो अगर टोटल एटम पूछता तो फिर 7 से गुणा कर देते, बट केवल ऑक्सीजन एटम पूछा है तो मैंने 4 से गुणा किया। वो झूठ ना बोल, आज के बाद कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम निकाल लेगा ना, घबराइयो मत। हाँ सर, निकाल डालेंगे सर, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है सर। ऐसे ही होता है, कुछ मुश्किल है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। पूरी तू केमिस्ट्री पढ़ जाएगा और कहेगा छी सर इतनी आसान होती थी, हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा सब। तो तू अब पढ़ लेना, सब आसान लगेगा। नथिंग, मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को तेरे लिए बिल्कुल सिंपल बना के मैं परोस दूंगा। यही होती है बेटा पढ़ाई। जब चीजें समझ में नहीं आती, जब रट्टे मारोगे ना, तो तुम्हें चीजें मुश्किल लगेंगी, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्या सोच के कर रहे हैं, बेसिक्स अगर पता है, तो पढ़ाई बहुत आसान लगती है। ठीक है ना, कि उसको बेसिक से आप सोच पाते हो ना, दिमाग काम करता है, कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला देखते हैं। ठीक है सर, आज के बाद कोई भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है, उसमें चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे या नंबर ऑफ एटम पूछे, सर फोड़ देंगे सर। अब इसमें और थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा, हाँ इसमें पॉइंट घुसाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ही बनते हैं, क्वेश्चन ही आते हैं। अब क्या करेगा, आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा और देख उसमें क्या करेगा। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इन 2.2 ग्राम CO2 है। सर ये क्या, ये तो मॉलिक्यूल का वजन दे दिया। अब ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, ना नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है सर। तो ये कैसे निकालेंगे सर? तो घबरा मत मेरे बच्चे, बड़ा ही आसान है। क्या करना है कि आपको बेटा मैंने क्या बताया, बिल्कुल मत घबराइए। कैसे करना है देख, ऐसे पूछ लेगा, मॉलिक्यूल का वजन देगा और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। तो ये कैसे करना है सर? दिया तो है मॉलिक्यूल का वजन। जब भी मॉलिक्यूल का वजन दिया हो, आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले। वो तो आते हैं निकालने। हाँ सर, कैसे निकालेंगे? पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल। एक कार्बन 12, हाँ सर। 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, ओके सर। कितना आया? 44। हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखेंगे तो एक मॉलिक्यूल का वजन CO2 के, इसी को अगर ग्राम में लिख देंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन। हाँ सर, अपन को पता है 44 ग्राम CO2 में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। हाँ सर, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। तो 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 2.2 ग्राम में कितने? तो 2.2 ग्राम में हमने CO2 के मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाल ली, ये डिवाइडेड बाय ये। हाँ सर, इनटू में ये। बिल्कुल सर, इतने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। एब्सोल्युटली राइट। अब देख, डेसिमल हटाया, 22 दूनी 44, बहुत बढ़िया। 2 तिया 6, और ये 10 की पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो गया। तो 3 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल है भैया। सही बात है सर, CO2 के इतने मॉलिक्यूल हैं 2.2 ग्राम में, बट इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछा है। 2.2 ग्राम CO2 में, 2.2 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल, तो इन्हीं मॉलिक्यूल में तो होंगे ना प्रोटॉन। चल क्या कर, घबरा मत, एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन निकाल ले। बिल्कुल वही है जैसे नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल, एक मॉलिक्यूल में एटम निकाल लेते। अब तेरे को 2.2 ग्राम में टोटल मॉलिक्यूल आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन निकाल लेना पगलू रे। अच्छा, कैसे निकालेंगे? तो घबरा मत, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। एक कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 8 दूनी 16 प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन निकाल लिए। एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम था, 2 ऑक्सीजन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो उनमें 16 प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 16 6 22 प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल में 22 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 44 प्रोटॉन हो जाएंगे। हाँ भाई, अब एक मॉलिक्यूल में 22 प्रोटॉन, तो 2 मॉलिक्यूल में 44 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 22 गुना आएगी रे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 22 प्रोटॉन है। तो जितने मॉलिक्यूल होंगे हमेशा प्रोटॉन उसके 22 गुना होंगे। तो मॉलिक्यूल की संख्या को 22 से गुणा कर दे, 22 या 66 इंटू 10 टू द पावर 22 प्रोटॉन्स होंगे। इसको मैं लिख सकता हूं एक डेसिमल इधर खिसका, 6.6 इंटू 10 की पावर 23 प्रोटॉन। और झूठ ना बोल, मेरे बेटा जी को समझ में आ गया? इतना आसान होता है सर? सब कुछ इतना ही आसान होता है। तो चल अब आगे बढ़ जाते हैं। अब दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, अगला क्वेश्चन आपने कराना है। कुछ मुश्किल नहीं इस दुनिया में, सब बहुत टुच्चा होता है। ठीक है सर? सर मजा आ रहा है सर अब तो क्वेश्चन करके, सच बता, आ रहा है ना? कितना आसान है ना? इस ऐसी चैंपियन बनेगा, सब सीखता जा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है सर, खूब क्वेश्चन कर लेंगे, जितनी भी वैरायटी इधर उधर साइड की कहीं की भी पॉसिबल है सब करेंगे मेरे बेटा। और मैं बता रहा हूँ मेरे साथ ये तू न्यूमेरिकल्स कर, तेरे ब्रेन के ना, तुझे पता नहीं एक जादू हो रहा है तेरे ब्रेन में ना। न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच के लिए कुछ हाईवेज होते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस।
तो ये जितने क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इससे न्यूमेरिकल सॉल्विंग एप्टीट्यूड तेरे ब्रेन में वो कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं। तू 10 दिन तो लग, 10 दिन के बाद ना तू मुझे बोलेगा सर सिर्फ कंसेप्ट कराओ, न्यूमेरिकल तो अपने से कर लेंगे। ठीक है, तो ये जादू कर रहा हूं मैं। तो आओ करते हैं जादू, ठीक है ना, डीवी ब्रो जादू। चलो करते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे बेटा, अगला क्वेश्चन ये क्या पूछेगा आपसे, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ, इन 9 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, ओके, अब इसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिए, बड़ा टुच्चा है। तो क्या करेंगे, पहले 9 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन। चल मुझे पॉज करके इसको करने का प्रयास कर मेरे छुटंगू, तो कर भी नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, कर देंगे सर जी। चलो मुझे पॉज करके मेरे बच्चों ने करने का प्रयास किया और हो भी गया होगा। चलो अब मैं देखता हूं भाई, जब भी मैंने क्या बताया, जब भी किसी मॉलिक्यूल का ऐसे कुछ गिवन वेट दिया हो, आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल। वो कैसे निकालते हैं, जो मॉलिक्यूल दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। 2 हाइड्रोजन का 2, एक कार्बन का 12, 12 दूनी 24, हाँ 2 का हो गया 24, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का हो गया 16 चौके 64, हाँ सर भाई, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो उसका 12 दूनी 24, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 16 चौके 64। मॉलिक्यूलर वेट देख ले, 90 आ गया होगा, 64 और 24 88 और 2 90। मॉलिक्यूलर वेट 90। अपन को पता है किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। एब्सोल्युटली राइट सर। तो अपन को पता है 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड में, हाँ, कितने मॉलिक्यूल होंगे सर, ऑक्सैलिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल होंगे। एब्सोल्युटली राइट सर। भाई किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। तो 90 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 9 ग्राम में कितने, यूनिटरी मेथड, तो 9 ग्राम में कितने, ये डिवाइडेड बाय इनटू में ये, हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे। बहुत बढ़िया सर, ऑक्सैलिक एसिड के। तो सॉल्व करो, 9 10 10 की पावर 1 ऊपर आके -1, 23 में से घट गया तो 1, तो ले जी ले, इतने मॉलिक्यूल है ऑक्सैलिक एसिड के 9 ग्राम में। हाँ सर, बट इसने पूछे न्यूट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकाल लेना। सर निकालो ना, चल निकालते हैं न्यूट्रॉन। बेटा जीवन भर याद रखियो, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। क्यों? क्योंकि चल प्रूव भी कर देते हैं। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1। ओहो, तो हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन नहीं होते। तो ले, 2 हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन। हाँ सर। कार्बन, देख कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना, अब कार्बन के लिए आ जा, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6, तो एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन। हाँ सर भाई, कार्बन का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन 6, मास 12 तो न्यूट्रॉन, तो एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, तो 2 कार्बन में 6 दूनी 12 न्यूट्रॉन। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन 8, तो एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन 8, एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन में 8 चौक 32 न्यूट्रॉन। वाह सर वाह भाई, एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन में 8 चौक 32 न्यूट्रॉन। तो ले मेरे बेटा 32 12 44 न्यूट्रॉन। एक ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल में 44 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 44 गुना आएगी, तो इसको 44 से गुणा कर दे मेरे बेटा। ओके सर, तो ले
44 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 22 न्यूट्रॉन होंगे। और झूठ ना बोल, आज के बाद मेरा बेटा आग लगा देगा। और बहुत बढ़िया सर, अब चला थोड़े बढ़िया अब रस भरे मजेदार लजीज क्वेश्चन करते हैं जो रस से परिपूर्ण हैं। तैयार हैं आप? आर यू गाइज रेडी? कन्याएं कह रही हैं सर आप गाइज क्यों बोल रहे हो, गर्ल्स भी तो हैं। बेटा गाइज का मतलब एक जेंडर न्यूट्रल है, उसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना मास्टर जी, अरे मेरे शेरों झूठ ना बोलो। हाँ, तो शेरों में शेरनियां भी इन्वॉल्व है मेरे बेटा, जेंडर न्यूट्रल होता है ये सब। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब सब लोगों को यहां तक आ गया। अब अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बड़ा आसान है जी, कुछ नहीं करना होता अपन को। सिंपली मॉलिक्यूल का अगर वजन दिया है तो आंख बंद करके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दो, है ना। फिर उसमें जो भी पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है तो एक मॉलिक्यूल में एटम निकाल लो, उससे गुणा। प्रोटॉन पूछ रहा है तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन निकाल लो, ऐसे करना होता है। ओके सर जी, यहां तक क्लियर। अब सर जी आगे बढ़ा दो, तो चल मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इन 2.8 ग्राम नाइट्राइड आयन। ओहो, नाइट्राइड मतलब N3 माइनस। ओके सर जी, ओके सर, ये तो थोड़ा डरावना हो गया सर ये तो डरावना हो गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 2.8 ग्राम नाइट्राइड। तो सुन मेरे बच्चों, आपको एक चीज सुन ध्यान से देख। तेरे को पता है एटॉमिक मास किसी भी एटम का होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। तो सर इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होता कंट्रीब्यूशन? नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले। तो एटम के वजन में इलेक्ट्रॉन के मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अच्छा सर, अच्छा। तो सुन, नाइट्राइड कैसे बना? एक नाइट्रोजन एटम ने, देख एक ही नाइट्रोजन एटम है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बट इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इससे 3 माइनस चार्ज तो आ गया एक्स्ट्रा। हाँ, बट मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओहो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास वही रहेगा। बिल्कुल, तो जो एटॉमिक मास इसका है 14, तो इसका भी 14 ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने से किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के वजन पे फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके सर, तो मुझे पता है नाइट्रोजन का तो एटॉमिक मास 14, तो इसका भी 14 रहेगा। इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो गया। तो मेरे को पता है 14 ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल नाइट्राइड का वजन, तो 14 ग्राम नाइट्राइड में इतने नाइट्राइड आयन होंगे 1 मोल। अरे एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर, हाँ सर, हाँ ठीक है सर, इतने नाइट्राइड आयन, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल आयंस का वजन। हाँ सर, बिल्कुल। तो 14 ग्राम में इतने आयन, तो 2.8 ग्राम में कितने? मतलब इसमें मैं ये सिखाना चाह रहा था, इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने से किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के वजन पे ना, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब 14 ग्राम नाइट्राइड में इतने आयंस 1 मोल, तो 2 क्यों, एटॉमिक मास तो इसका 14 है ना, अकेला एटम ही तो है, अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन डालने से। हाँ सर, तो 2.8 ग्राम में कितने? तो ले 2.8 ग्राम में आ गए आयनों की संख्या। बहुत बढ़िया, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। ओ बहुत बढ़िया, डेसिमल हटाया, 14 दूनी 28, 12, 6 दूनी 12 बटे 10। तो लो जी लो, इतने नाइट्राइड आयन है 2.8 ग्राम में। हाँ सर, बट इसने आयन नहीं पूछे, इसने पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो घबरा मत, एक नाइट्राइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल। तेरे को पता है नॉर्मली नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7,
तो एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन, बट 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए। ओहो, तो नाइट्राइड में 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक नाइट्राइड में, बट इसने टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 8। तो ले एक नाइट्राइड में 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 10 की तो 2 8, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक नाइट्राइड में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नाइट टोटल इलेक्ट्रॉन पूछता तो 10 से गुणा करते, बट इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्राइड में, इलेक्ट्रॉनिक तो आउटर मोस्ट शेल में 8 है, तो एक नाइट्राइड में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इतने नाइट्राइड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 से गुना कर दे, 12 8 96। अरे वाह, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रे। तो इसमें दो चीज अपन सीख गए, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने से उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, किसी भी एटम के वजन में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं करता। और बहुत बढ़िया सर, सीख गए सर, सीख गए। अगला अगला पूछने जा रहा हूं, जो मेरा बच्चा करेगा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। ठीक है सर, आज के बाद पता, किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब निकाल लेगा ना तू। चल अब अगला पूछ रहा हूं, जो मेरा बेटा करेगा उसको मैं इनाम दे दूंगा, और ऐसा इनाम मिलेगा कि तू खुश हो जाएगा। अच्छा सर जी, दे दो ना इनाम। चल मैं देता हूं, और इस क्वेश्चन को जो बच्चा समझेगा वो मेरे बेटा एम्स जुपिटर जा सकता है। हैं सर, जुपिटर पे खोल दिया एम्स हमने? अब बेटा मैं खोल दूंगा तेरे लिए, तू क्यों टेंशन ले रहा है। ये पृथ्वी में बेटा, पृथ्वी के एम्स तो मतलब जाओगे जाओगे तुम, मेहनती बच्चे हो तो और मेहनत करो ताकि हम ब्रह्मांड के भी एम्स में जा सकें, घूम के आ सकें। ठीक है, सब पॉसिबल है। बोला मेरे कहने का तात्पर्य ये होता है बेटा, तुम किसी भी जगह जा सकते हो अगर तुम अच्छे से ईमानदारी से समझ समझ के पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है ना, मजा सा आ जाना है आपको। चल मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रही हूं इन ओके ओके सर जी, ओके, इन 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन। 9.5 ग्राम फॉस्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो घबरा मत, ये एक तरीके से मॉलिक्यूल जैसा ही दिख रहा है ना। हाँ बट 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, एडिशनल डाले हुए हैं भाई, एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाले हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। चल करके बता, मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने से किसी एटम या मॉलिक्यूल के वजन पे फर्क नहीं। मुझे पॉज करके इसको करके बता दे मेरे शेरू, कम ऑन, आप कर सकते हो, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस मेरे बेटा, करके बताओ। मुझे पॉज करो और करो। देखो बेटा जी, ये आसानी से हो सकता है। इसमें क्या है, बच्चे ना ये देख के घबरा जाते, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से देखना, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाले हैं ना, बस है तो एक तरीके से मॉलिक्यूल ही ना, तो बिल्कुल वही करो। वजन दिया हुआ है तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो फॉस्फेट के, मतलब नंबर ऑफ आयंस निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल। कैसे निकालेंगे, एक फॉस्फोरस का 31 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का हो गया 16 चौके 64। 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ओहो हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, तुम तो याद नहीं कर रहे मेरे को हैं। तो भाई इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास कितना, 95। मुझे पता है ग्राम में लिखने पर, ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो 95 ग्राम फॉस्फेट में कितने आयंस होंगे फॉस्फेट के, 1 मोल। हाँ सर, बिल्कुल सर, इतने फॉस्फेट आयंस होंगे। बहुत बढ़िया।
95 ग्राम में इतने होते हैं, तो 9.5 ग्राम में कितने? हाँ जी, तो लो जी आ गया। तो जो गिवन वेट है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया सर, इतने फॉस्फेट आयंस हैं सर। डेसिमल हटाया, 10 की पावर 1 माइनस हो गया, 6 इंटू 10 की पावर 22 फॉस्फेट आयन हो गए। अब बट इसने नंबर ऑफ आयंस नहीं पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। बहुत ही आसान है, एक फॉस्फेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, और टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे हैं भाई साहब। अब सुन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एटम में प्रोटॉन के बराबर होती है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो 15 प्रोटॉन एक फास्फोरस में, तो 15 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 8 चौक 32 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा हैं। हाँ सर, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाले हुए हैं हमने, तो 32 और 15 कितने हो गए मेरे बेटा जी? ये हो गए आपके 37 और 47। हाँ सर 47 हो गए सर, और 47 और 3 50 इलेक्ट्रॉन। एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयन्स होंगे 9.5 ग्राम में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 50 से गुणा कर दे, 6 पंजे 30, तो 300 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। इसी को लिख सकता हूं 3 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन। अरे दो जीरो हटाए तो ये हो गया ना। हाँ सर हाँ, बहुत अच्छे से सर आत्मा में समा चुका है। आज के बाद किसी भी एटम का मॉलिक्यूल का वजन दिया हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी सर आग लगा देंगे। अब आ गया सर, परफेक्टली चैंपियन बन चुके हैं सर हम इसमें। बहुत बहुत बढ़िया मेरे शेरों। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मेरा बच्चा कर लेगा। तो आज का जो डीपीपी आपको 1 मिला है, डीपीपी 1 में मेरे बेटा जो लास्ट के क्वेश्चन हैं, लास्ट के 7-8 क्वेश्चन वो इसी के ऊपर हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे अब आपसे पक्का। और बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बच्चों को और कुछ इसमें क्वेश्चन कराता हूं मॉलिक्यूलर वेट में। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये आएगा कि मॉलिक्यूल का वजन देके नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा। सर अब आग लगा देंगे सर। अब एक और वैरायटी आती है मॉलिक्यूलर वेट में, दिल थाम के बैठना। आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है सर, करा दो ना सर, हम करेंगे सर। चल अब दिल थाम के पूरा फोकस इधर ले आ। और मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, नीट निकालना बहुत आसान काम है, बस आपकी नज़रों से एक बार अच्छे से पूरा सिलेबस निकला होना चाहिए, तो वही अच्छे से अपन कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई क्रैश में हम क्रैश कर ही नहीं रहा। मैं तेरे को एक एक चीज सिखा दूंगा इसमें। सफिशिएंट टाइम है बेटा, जितनी क्लास अपन को मिली एग्जैक्ट उतनी ही क्लास में एक एक चीज हो जाएगी तेरी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, कभी भी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है ना। तो कभी ऐसा मत सोचना कि 2.5 घंटे की क्लास में ज्यादा सीखता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे बेटा, हो सकता है 1.5 घंटे की क्लास में इतना जबरदस्त हम सीख जाएं जो हम 3 घंटे में भी ना सीखें। तो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सुनो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं हाउ मैनी मोल्स, ओके, ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं। अब उनको कैसे करना है वो भी दिखा देता हूं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट, ठीक है भाई, कंटेन्स हाँ 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ओ ओ, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है सर? कुछ समझ में नहीं आया सर। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट कंटेन्स 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम। मतलब 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल सोडियम फॉस्फेट में होगा। कुछ नहीं करना होता, सिंपली फॉर्मूले से सब कुछ पता लग जाता है। दिल थाम के बैठ मेरे बेटा, ये है सोडियम फॉस्फेट। एक मॉलिक्यूल में
3 सोडियम के एटम, 1 फास्फोरस का एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम। एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम। ओहो, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की संख्या हमेशा मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना होगी। एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो एक हमेशा ऑक्सीजन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना। एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। हाँ सर, तो ले हो गया 4 मोल ऑक्सीजन एटम हमेशा होंगे एक मोल सोडियम फॉस्फेट में। एब्सोल्युटली राइट सर। तो जब 4 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल सोडियम फॉस्फेट में होंगे, तो पूछ रहा है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे। ले हो गया यूनिटरी मेथड, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। ले मेरे सर जी, इतने मोल सोडियम फॉस्फेट में 0.25 मोल। भाई हमें पता है 1 मोल सोडियम फॉस्फेट में 4 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल सोडियम फॉस्फेट में, तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल सोडियम फॉस्फेट में। यूनिटरी मेथड हो गया सर। कर लो सर, 25/4 इंटू में इसको 10 की पावर -2 कर सकता हूं। इसको कर 6 चौक 24, हाँ सर, 1 है ना 10। लो सर, इतने मोल सोडियम फॉस्फेट में 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। अजी सर कितना महाटुच्चा है सर। कर सकते हैं सर, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा मेरा बच्चा कर देगा ना, पक्का पक्का पक्का। बहुत बढ़िया, अब दिल थाम के बैठना। ऐसा क्वेश्चन कर देगा मेरा बच्चा, बिल्कुल सर ऐसे कर सकते हैं। अब अगला आ जा, ऐसा और करना चाहेगा एक, या फिर अगली वैरायटी पे आगे बढ़ जाऊं। चल प्रैक्टिस कराता हूं मैं। चल अब आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे बच्चे ने बताना है। मैं कह रहा हूं, हाँ आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताने का आपको। मैं अब आपसे कह रहा हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाउ मेनी moles of okay magnesium phosphate. Okay, this is magnesium phosphate. How many moles of magnesium phosphate contains 0.5 mole ऑक्सीजन एटम्स। जल्दी से कर दे, मुझे पॉज करके आंसर निकाल। चल उसी की दोबारा प्रैक्टिस हो गई, मेरा बच्चा सोच पाएगा। कह रहा है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में होंगे। अजीब फॉर्मूले, मुझे पॉज करके आंसर निकालना, सबका निकल जाएगा। ठीक है सर, मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या है देखो ना, ये है सर। तो साफ साफ पता लग रहा है फॉर्मूले से, इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 8 एटम है, 4 दूनी 8। हाँ सर, एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो मतलब ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 8 गुना होगी। एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम। हाँ सर, तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में। एब्सोल्युटली राइट सर। फॉर्मूले से पता लग गया, एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में, तो 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे। और झूठ ना बोल, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। आहा सर जी आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो इसको कर ले 50 इंटू 10 की पावर -2। हाँ लिख सकता हूँ 8 8 छिक 48, 8 छिक 48, हाँ 20 20 8 दूनी 16। ले ये आ गया, इतने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में पॉइंट। सच बोल, ईमानदारी से समझ में आ गया।
ऐसा क्वेश्चन फोड़ देगा। अब अगली वैरायटी, सर मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चनों पर अगली वैरायटी क्या होती है? अरे दुनिया में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सब करेंगे। तो न्यूमेरिकल करना सीखना मेरे साथ, धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगी मेरे बेटा। ठीक है सर। अब अगली वैरायटी क्या आती है, इसको जो बच्चा समझेगा वो एम्स दिल्ली जाने का दम रखता है। अच्छा सर, हम तो सब समझ जाते हैं सर, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं सर, हम डीवी ब्रो के बच्चे हैं, समझा दो। तो ठीक है, समझाता हूं। सारे लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट, या फिर ऐसे कह रहा है व्हाट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट will contain will contain okay will contain 1.6 ग्राम सल्फर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर बेटा। अंग्रेजी में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट के कितने वेट में 1.6 ग्राम सल्फर होगा। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकल आएगा। देख कैसे करना होता है, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। मैग्नीशियम सल्फेट है, अब ये कह रहा है कि इसके कितने वेट में 1.6 ग्राम सल्फर होगा। चल इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। मैग्नीशियम का 24, मैग्नीशियम का एटम, सल्फर का 16, ऑक्सीजन के 4, एक का होता है सल्फर का 16 क्यों, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ठीक है ना, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 16 चौके 64, तो हमें साफ साफ पता लग गया मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, कर ले 4 2 6, 4 10, 1 6 3 9 और 1 10 2 12, ले 120 आ गया मॉलिक्यूलर वेट। हमें साफ साफ दिख रहा है जब मैग्नीशियम सल्फेट 120 ग्राम होगा तो उसमें सल्फर 32 ग्राम होएगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल फॉर्मूले से पता लग गया सर। जब मैग्नीशियम सल्फेट 120 ग्राम होएगा उसमें सल्फर 32 ग्राम होगा ही होगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। हाँ सर, हाँ तो लो सर, हो गया 32 ग्राम सल्फर हमेशा प्रेजेंट होएगा 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट में। एब्सोल्युटली राइट सर। भाई जब मैग्नीशियम सल्फेट 120 ग्राम होता है उसमें सल्फर 32 ग्राम होगा ही होगा। हाँ सर, तो 32 ग्राम सल्फर 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट में होता है, तो पूछ रहा है तो 1.6 ग्राम सल्फर कितने में होएगा। यूनिटरी मेथड, जब 32 ग्राम 120 में होता है तो 1.6 ग्राम कितने में होएगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट में होएगा। डेसिमल हटाया 10, 16 दूनी 32, बहुत बढ़िया। 120 से काटा तो ये हो गया 60। हाँ, एक जीरो से एक जीरो। सर 6 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट में, 6 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट में 1.6 ग्राम सल्फर होगा। ऐसा क्वेश्चन मेरा बच्चा कर देगा नहीं कर देगा? और झूठ ना बोलो, हर वैरायटी करा दूंगा मॉलिक्यूलर वेट की। अब अगला क्वेश्चन करेगा मेरा बच्चा, आपने करना है, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना है। ओके सर जी, कर दो सर, कर दो। हर वैरायटी कर लेना तू क्यों रुक रहा है, रुक मत, बस करता जा मेरे साथ। ओके सर। अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठना, मजा सा आ जाएगा आपको। ओके सर, मैंने आपसे पूछा व्हाट वेट ऑफ, बिल्कुल वैसा ही है, एक और रिपीट कर लो ताकि परफेक्ट हो जाए। व्हाट वेट ऑफ, हाँ, व्हाट वेट ऑफ H2SO4 contains okay 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। कम ऑन, जल्दी से बोलो, 3.2 ग्राम ऑक्सीजन H2SO4 के कितने वजन में होएगा? जल्दी से कर मेरे बेटा,
मुझे पॉज करके आंसर निकालो। कम ऑन कम ऑन, करो ना, कर सकते हो आप। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, तुम दमदार हो रे मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ठीक है सर, करते हैं सर। कह रहा है कितने 3.2 ग्राम ऑक्सीजन H2SO4 के कितने वजन में? घबरा मत, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। कैसे निकालेंगे? एक H2SO4 में हाइड्रोजन का वजन 2 ग्राम। हाँ सर, एक। सल्फर कितना है रे? 32। ऑक्सीजन 16 चौके 64। मॉलिक्यूलर वेट आ गया मेरे बेटा 98। तो 98 ग्राम H2SO4 में 64 ग्राम ऑक्सीजन होगा ही होगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। हाँ सर, 64 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा होगा 98 ग्राम H2SO4 में। तो जब 64 ग्राम 98 ग्राम में है तो 3.2 ग्राम कितने में होएगा? ओहो, यूनिटरी मेथड, ये डिवाइड बाय, पूरी केमिस्ट्री यूनिटरी मेथड से हो जाती है। अरे वाह शैल जी वाह, मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन। भाई जब 64 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्मूले से पता लग गया 98 ग्राम H2SO4 में होता है, तो 3.2 ग्राम ऑक्सीजन कितने में होगा? ये डिवाइड बाय ये इंटू में ये, डेसिमल हटाया, 32 दूनी 64, बहुत बढ़िया। ये हो गया 49, 49/10 को लिख सकता हूं 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम H2SO4 में 3.2 ग्राम ऑक्सीजन होगा। और झूठ ना बोल, आ गया समझ में? बहुत बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे दिल थाम के सुनना, अगली चीज आपको जीवन का मजा दिला देगी। ठीक है, चलो मैं कराता हूं, कराऊं अब अगली चीज। बहुत मजेदार चीज है। अब हम करने जा रहे हैं, जो भी हम करेंगे वो गैसेस के लिए होगा केवल। हैं सर, किसके लिए होगा? सिर्फ गैसेस के लिए होगा। दिल थाम के बैठियो, अगले कुछ क्षण तेरे जीवन के सबसे शानदार क्षण होने वाले हैं। सजोदारियों में करा दो। पक तो नहीं रहना तुम, पकना नहीं है, बात कर मुझसे, दिमाग लगा दे मुझ पे पूरा। बट आपका दिमाग तो कहीं और चलता है। हाँ, कि क्या खाना बन रहा होगा। अब कोई ज्यादा खुराफाती बच्चा है तो इसके अलावा थोड़ा और अपग्रेड थिंकिंग होती है उसकी। ओहो, वो कल देख के मुझे मुस्कुराई थी, हाँ वो उसी में खोया हुआ है। कोई 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 क्लास देखते हुए किसी का मैसेज आ गया टिंग, तो उसी मैसेज में लग गया 10 मिनट, क्लास को बीच में रोक दिया, कुछ और कुछ सोच के ही खुश हो रहा है। ना 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 बेटा, इस दिमाग के घोड़े पे लगाम लगाओ, इस पूरे अपने दिमाग के घोड़े को मेरी तरफ अग्रसर कर दो पूरा। ठीक है ना? जीवन में मैं बता रहा हूं सब मिथ्या है, सब मोह माया है, यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। आप और मैं, हम दोनों ही मिलके जीवन को सुहाना, भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है ना? तो हर जगह से दिमाग हटा के बिना पके पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना है। ठीक है ना? हाँ, जीवन में जिस दिन तेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, फिर क्या, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है ना? तो चलो शुरू करते हैं अब अगली चीज। दिल थाम के बैठना, मजा सा आ जाएगा। ठीक है सर। अब मेरे बेटा एक चीज होती है, ध्यान से देखना। हाँ, करा दो सर। STP, हाँ सर बहुत सुना है। ये होता है मेरे बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके सर जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP। हाँ सर, ये क्या होता है? तो ध्यान रख मेरे बेटा जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपन मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को। और हम जो भी अब कर रहे हैं वो सिर्फ गैसेस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं मेरे बेटा? हम गैसेस के लिए कर रहे हैं। अच्छा सर, हम जो भी कर रहे हैं गैसेस के लिए। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। हाँ, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार, जो कि लगभग लगभग ATM के बराबर होता है। लगभग लगभग, हाँ 1 बार इज लगभग लगभग। वैसे मैं बता दूं 1 ATM होता है 1.013 बार, तो हम लगभग लगभग बराबर मान लेते हैं 1 ATM, तो लगभग लगभग 1 बार मान लेते हैं अपन।
ओके सर जी, ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और बेटा एक और कंडीशन होती है एनटीपी। ओके सर, इसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम, बट 1 एटीएम और 1 बार लगभग लगभग सेम चीज है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके सर, ये चीज सर समझ में आ गई। एसटीपी या एनटीपी को लगभग लगभग सेम मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। ओके सर, वैसे फर्क है, मामूली सा फर्क तो होता है। तो भाई हमें समझ में आ गया सर एसटीपी क्या है। ओके, ठीक है सर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये चीज सर समझ में आ गई। अब दिल थाम के बैठियो बेटा, जीवन भर याद रखना, कोई भी अगर गैस है, गैस लिक्विड या सॉलिड नहीं, किसी भी गैस के लिए मेरे बेटा ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होती है, पीवी इक्वल एनआरटी। इसको अपनी आत्मा में संभाले रे। अब तू घबरा गया, सर पी क्या है, वी क्या है? बेटा जी पी होता है प्रेशर ऑफ गैस। ओके, किस प्रेशर पे है गैस? ओके। वी होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, किसी भी गैस के लिए वैलिड है। आर मेरे बेटा गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.0821 लेते हैं। जब प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तो इसकी यूनिट एटीएम लीटर पर मोल पर कैल। आर की वैल्यू याद रखनी है 0.0821 लेनी है, कब? जब प्रेशर एटीएम में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, और T इज द टेम्परेचर ऑफ गैस। ओके सर, तो किसी भी गैस के लिए मेरे बच्चे ये हमेशा वैलिड है। ओके सर, आत्मा में समा गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया सर जी। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, अब दिल थाम के सुनेंगे मेरे छोटे बच्चे, ठीक है सर, समझा दो सर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक स्टेटमेंट आप आज तक हमेशा रटते आए हो, वो आज प्रूव हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा कि भाई कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम घेरेगी, ये निकालो मेरे बेटा। कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, तो देख कैसे करना है। एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार, जिसको हम लगभग लगभग 1 एटीएम मान लेते हैं। बिल्कुल सर। और बेटा यहां मोल भी दे रखे हैं, गैस का मोल 1 है, हाँ सर हाँ। और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ले, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोल दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तेरे को इक्वेशन पता है किसी भी गैस के लिए, पीवी इक्वल एनआरटी। तेरे को वॉल्यूम निकालना है, वो क्या होएगा? एनआरटी बाय पी। एब्सोल्युटली राइट सर। गैस के मोल कितने हैं यहाँ? एक। आर की वैल्यू 0.0821 लेते हैं, टेम्परेचर 273, प्रेशर लगभग लगभग 1 एटीएम। प्रेशर एटीएम में है, 1 बार लगभग 1 एटीएम, प्रेशर एटीएम में है, तो R 0.082 तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। तो ले मेरे बेटा 273 में 0.0821 गुणा कर, लगभग लगभग ये 22.4 लीटर आ जाएगा। तो ले प्रूव हो गया, दुनिया की कोई भी गैस हो उसका 1 मोल एट एसटीपी और एनटीपी लगभग लगभग 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। इस स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभाले, दुनिया की कोई भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी एनटीपी को लगभग लगभग सेम मान लेते हैं, दुनिया की कोई भी गैस का 1 मोल, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल। और 1 मोल क्या होता है किसी भी गैस का? अरे उसके मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दो ना, तो 1 मोल नहीं होगी गैस? हाँ सही बात है सर, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पे 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन, राइट सर। तो ये दुनिया की किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। इस स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभाले, इसके आधार पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रख, एट एसटीपी और एनटीपी
1 मोल ऑफ अ गैस, हाँ 1 मोल ऑफ अ गैस always occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। इस स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभाले मेरे बेटा। इसके बेसिस पर, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, भर भर के आते हैं। अच्छा सर जी, हाँ मेरे बेटा आते हैं। अब बच्चा कह रहा है सर आप मिटा क्यों रहे हो? अरे मैंने कॉपी किया है क्योंकि स्लाइड्स खत्म हो गई, जितनी लाया था सारी यूज हो चुकी है अभी तक। अरे तो आज काफी ज्यादा पढ़ लिया हमने। हाँ मेरे बेटा, तो टेंशन मत ले, अभी तो और भी करेंगे अपन। ठीक है सर, ये स्टेटमेंट हमारी आत्मा में समा चुकी है सर, आदि अनादि काल के लिए। अब सर इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? अब बेटा जी बहुत बहुत ध्यान से देखना, दिल थाम के सुनना, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, बहुत ध्यान से देखना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी। चल घबरा मत, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी। तो देख कैसे करेंगे। मेरे को बस एक चीज पता है, दुनिया की कोई भी गैस हो उसका 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है एसटीपी और एनटीपी। तो बेटा यहां मीथेन गैस है, इसके 1 मोल का वजन निकाल ले। कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख देंगे। तो 1 कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, मॉलिक्यूलर मास 16। मुझे पता है मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखूंगा तो ये 1 मोल मीथेन का वजन है। हाँ सर हाँ, तो ले हो गया। हमें पता है 1 मोल गैस, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल एट एनटीपी और एसटीपी हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगा। बिल्कुल सर। अब 1 मोल मीथेन का मतलब 16 ग्राम मीथेन। हाँ सर, तो 16 ग्राम मीथेन 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगी हमेशा एसटीपी पर। तो जब 16, क्यों, एक किसी भी गैस का 1 मोल क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दे। तो 16 ग्राम मीथेन 22.4 लीटर घेरेगी। तो पूछ रहा है 8 ग्राम कितना घेरेगी? ले हो गया, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। कुछ रटने की जरूरत नहीं। 8 दूनी 16, 22.4 का आधा 11.2 लीटर। ले तू एसटीपी पर 8 ग्राम मीथेन गैस लेगा तो 11.2 लीटर वॉल्यूम घेरेगी। पक्का कर सकता है ना? चल अब अगला क्वेश्चन करना है मेरे बेटा जी को। मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना है। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द वेट ऑफ, कैलकुलेट द वेट ऑफ 224 ml मिलीलीटर, मिली माने 10 की पावर -3। ओके 224, ध्यान रखियो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अच्छा ओके, कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ 224 ml अमोनिया गैस एट एनटीपी। एसटीपी एनटीपी को सेम मान के चल रहे हैं। बिल्कुल सर, ये कैसे करेंगे सर? अगर अमोनिया गैस है 224 ml है एट एनटीपी, तो उसका कितना वेट है? वो अमोनिया का कितना वेट होगा? तो घबरा नहीं, हमको एक ही चीज पता है, किसी भी गैस का 1 मोल एनटीपी एसटीपी में 22.4 लीटर घेरता है। तो मेरे को पता है 22.4 लीटर अमोनिया, 22.4 लीटर अमोनिया, हाँ कितना घेरेगी? 1 मोल अमोनिया घेरेगी। हाँ सर बिल्कुल, कोई भी गैस का 1 मोल 22 पॉइंट, तो 22.4 लीटर अमोनिया 1 मोल अमोनिया घेरेगी। अब अमोनिया का वेट पूछ रहा है, 1 मोल अमोनिया कितना होएगा? 17 ग्राम। अरे कैसे, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम ले, एक नाइट्रोजन, तो यस मॉलिक्यूलर वेट 17, 1 मोल का वजन 17 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं 22.4 लीटर अमोनिया
का वजन होगा 17 ग्राम। बहुत बढ़िया। अब इसको मैं मिलीलीटर में करता हूं कन्वर्ट, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, तो मैं 22.4 लीटर को लिख सकता हूं 22,400 मिलीलीटर। हाँ सर, तो 22,400 ml, बात सेम ही है, अरे 1000 से गुणा, तो 22,400 ml अमोनिया का वजन 17 ग्राम। तो 22,400 ml का वजन 17 ग्राम, तो पूछ रहा है 224 ml का वजन कितना होएगा, कितना होएगा, तो ले ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये इतना होगा सर 22,000 और 224 ml। जब 22,400 ml अमोनिया का वजन 17 ग्राम, मतलब 1 मोल अमोनिया, तो 224 ml अमोनिया का वजन कितना होगा, वही तो पूछा है। ले ये कट गया, नीचे में 100, 17 बाय 100 0.17 ग्राम। ओ झूठ ना बोलो। हाँ सर जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई 224। आज के बाद किसी भी गैस का वेट दिया होगा, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका वेट निकाल सकते हो। आई होप मेरे बेटा जी को अच्छे से समझ में आ गया। चल एक क्वेश्चन और कराता हूं, करा दूं, करा दूं, यानी सर आज ज्यादा ही यार क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए। अरे करो ना क्वेश्चन, इसी से तो ब्रेन डेवलप होगा। जितने न्यूमेरिकल करोगे ब्रेन में उतने कनेक्शन जुड़ जाएंगे मेरे बेटा, बिल्कुल भी इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपको। अच्छा सर जी, करा दो सर जी। चल अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by, calculate the volume occupied by 3 into 10 to the power 22 molecules of CO2 gas at STP। कम ऑन, सोच के बता सकते हो क्या मेरे को? मुझे पॉज करो और इसका आंसर निकालने का प्रयास करो। बिल्कुल भाई, हमें बस एक ही स्टेटमेंट पता है, दुनिया की कोई भी गैस हो उसका एक मोल 22.4 लीटर घेरता है। ठीक है, अब कर दो, इसी के आधार पे इसको भी कर सकता है मेरा बच्चा। मेरे को पता है भाई एक मोल CO2 STP पे 22.4 लीटर घेरेगी। हाँ सर, एक मोल CO2 एट STP 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगी। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। एक मोल CO2, अब यहां पे इसने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल, 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अरे हाँ भाई, एक मोल CO2 बोलो या 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल मतलब एक मोल CO2, ये 22.4 लीटर घेरेगा। तो जब इतने मॉलिक्यूल 22.4 लीटर घेरेंगे तो पूछ रहा है इतने मॉलिक्यूल कितने घेरेंगे। हो गया सर, सब यूनिटरी है, सब यूनिटरी है। जब भाई एक मोल मॉलिक्यूल, भाई 6 इंटू 10 की पावर 23 का मतलब एक मोल, एक मोल CO2 22.4 लीटर घेरती है, ये पता है। तो जब इतने मॉलिक्यूल इतना घेरेंगे तो इतने मॉलिक्यूल कितना घेरेंगे, ये डिवाइडेड बाय इनटू में ये। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, हो गया मेरे बेटा। 3 दूनी 6, ये गया तो 11.2, और ये 10 की पावर ऊपर आके -23, तो 22 में से -23 गया, माइनस का 1, तो ले 1.12 लीटर। आहा, बिल्कुल सर, कर सकते हैं सर आसानी से। आज के बाद इसमें मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया है तो वेट निकाल सकता है, वेट दिया है तो वॉल्यूम निकाल लेगा। एक ही स्टेटमेंट का प्रयोग करना है कि 1 मोल ऑफ अ गैस at STP और NTP always occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। अरे वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त कर दी सर आपने आज। चल अब आपसे पूछ रहा हूं, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यार आप में से ना कुछ बच्चों को
कुछ फॉर्मूले रटे होते हैं। जैसे तुम्हें ना एक फॉर्मूला रटवाया गया है नंबर ऑफ मोल निकालने का। देख कैसे कैसे तुम रटते हो, इसलिए तुम्हें ना मजा नहीं आता, कभी पढ़ाई बोरिंग लगती है, इसीलिए रटने की वजह से। तुम्हें एक नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला रटवाया गया है कि भाई किसी के भी नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं और गिवन वेट दिया है, तो गिवन वेट बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर, ये फॉर्मूला रटवाया गया है सर। तो आपने कभी पूछा नहीं मास्टर जी से, सर ये कहां से आया, कहां से आया सर ये? भाई किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दे दिया कुछ भी, हाँ, और कह रहा है बता इसमें कितने मोल होंगे, तो आप नंबर ऑफ मोल निकालते थे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने कभी पूछा नहीं कि सर जी ये कहां से आया? नहीं सर, हम तो रटने के शौकीन है सर, हम तो रट लेते हैं, तभी तो मजा नहीं आता पढ़ाई में, तभी तो बोरिंग लगती है पढ़ाई। ये भैया ये कुछ नहीं है, ये यूनिटरी मेथड ही है। हैं? क्या बात कर रहे हो सर, ये यूनिटरी मेथड कैसे हो सकता है? तो घबरा मत, मैं प्रूव कर देता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 88 ग्राम CO2। मैंने बोला कि मैंने आपको 88 ग्राम CO2 दिया, बता CO2 के कितने मोल दिए? तो भाड़ में गया फॉर्मूला, तू अपने बेसिक से कर। मेरे को पता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल का वजन होता है। हाँ सर, कार्बन 12, 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर मास 44। तो मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होगा। हाँ, तो मुझे पता है 44 ग्राम CO2 में 1 मोल होंगे CO2। यस, मुझे बेसिक से पता है 44 ग्राम में 1 मोल होंगे। तो पूछ रहा है 88 ग्राम में कितने मोल होंगे CO2 के? तो जो 44 ग्राम में 1 मोल, तो 88 ग्राम में कितने मोल? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने मोल होंगे CO2 के 88 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ गया। कैसे आया? कैसे आया? 88 इज द गिवन वेट। हाँ सर, डिवाइडेड बाय 44, 44 इज द मॉलिक्यूलर वेट। सर ये यूनिटरी मेथड ही है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से मोल ऑफ CO2 आ गए। अच्छा, तो ये यूनिटरी मेथड ही है मेरे बेटा। गिवन वेट देख 88 बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ गए ना। अच्छा, ताकि 2 लाइन में ना करना पड़े, इसीलिए हम इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं कि किसी का भी वेट दिया हुआ है तो हम मोल डायरेक्ट निकाल सकते हैं गिवन वेट। वो है यही यूनिटरी मेथड ही है वो। अच्छा, ओके सर, अब समझ में आया, आ गया ना समझ में? तो मेरे बेटा सब कुछ समझने लायक है, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना समझ सको, सब आसानी से समझ सकते हैं, कुछ भी रटना ही नहीं है। क्लियर है ना? साफ साफ दिख गया भाई। हाँ, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए CO2 के, सही बात है, 44 दूनी 88, 2 मोल होएगा। हाँ सर, 2 मोल CO2 होंगे 88। अब देख वही तो, कैसे निकले नंबर ऑफ मोल? गिवन वेट 88, हाँ सर ऊपर में, नीचे में मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44। हाँ सर। तो मेरे बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस दुनिया में हर फॉर्मूले के पीछे कहानी है, हर कंसेप्ट के पीछे कहानी होती है। अभी तक हम गलती क्या करते थे, हम सिर्फ फॉर्मूले रट लेते थे, उसके पीछे की कहानी नहीं जानते थे, इसीलिए वो फॉर्मूले तुम भूल भी जाते हो। बट मेरा जो कराने का तरीका है वो ये है कि मैं सिर्फ रटवाऊंगा नहीं तुझे, फॉर्मूले फॉर्मूले भी बताऊंगा और उसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा। तो फिर तुझे बिल्कुल क्लियर कट पता होगा, अच्छा इसलिए ऐसा करते हैं, फिर तेरे को मजा आना शुरू होगा पढ़ाई में। और एक बार पढ़ाई में मजा आना शुरू हुआ ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे पढ़ने से नहीं रोक पाएगी। आ जाए बेशक मेनका कोई, आ जाए कोई भी मतलब अप्सरा, तेरे को पढ़ाई से डिगा नहीं पाएगी मेरे बेटा। या आ जाए कोई भी रूप कुमार तुम्हें पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। असली प्यार यही है बेटा जो तेरे को जीवन में आगे बढ़ाएगा। बाकी सब प्यार कपटी है, छल है, मम्मी पापा का बस सच्चा होता है, बाकी सारे तो यही प्यार, पढ़ाई वाला प्यार। तो मेरा वही पर्पज है, हर चीज का तेरे को रीजन बता देना कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो देख तेरे को अपने आप पढ़ने का मन करेगा, कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। ठीक है,
तो चलो मेरे बेटा जी, आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द, क्योंकि मेरा मानना है कि 1.5 से 2.25 घंटा एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा मैक्सिमम फोकस लगा पाता है। लेने को मैं 2.5 घंटे भी ले लूं अभी, तेरा फोकस ही गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है ना। हाँ, तो वो ह्यूमन लिमिट है, 1.5 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में मैक्सिमम फोकस रहता है बच्चों का, ठीक है। तो चलो, आई होप मेरे बेटा आज की क्लास में मेरे हर बच्चे को एक एक चीज समझ में आ गई। अब मैं दे देता हूं होमवर्क। एक तो मेरे बेटा, आपको जो क्लास क्वेश्चन है इनको आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, इसमें सारी वैरायटी कवर। उसके अलावा आज आपको डीपीपी 1 मिल जाएगा। ओके, डीपीपी 1 के जितने क्वेश्चन हो सके उतने करना, मेजॉरिटी हो जाएंगे वैसे, ठीक है ना। हाँ, जितने हो सके उतने करना, ना हो तो टेंशन मत लेना, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। ओके सर जी, जितने हो सके, घबराना नहीं है शुरू में। शुरू में ऐसा नहीं होगा तो एकदम से हीरो बन जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। शुरू में इट टेक सम टाइम, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। बिल्कुल आराम आराम से करना है, बट कोशिश करनी है पूरी जी जान से कि हो जाए। ना हो तो परेशान नहीं होना है। शुरू में अटकता है हर कोई, जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाएगा मेरे बेटा वो भी अटकेगा। तो आप और हम तो क्या है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। और ऑल इंडिया रैंक 1 आपका भी आ सकता है, ये मत सोचो कि तू अटक रहा है तो तेरे को, तेरा नहीं आ सकता। तेरी अगर मेहनत उस लेवल की होगी तो तेरा भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए मेरे बेटा इतना ही करते हैं। आई होप मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आज की क्लास की एक एक चीज समझ में आई। तो खूब अच्छे से पढ़ो, खूब दमदार हो आप, मेहनत करो मेरे बेटा। इस दुनिया में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हमेशा। एंड दम है तुझ में, कर लेगा, विश्वास मान। इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा फेलियर तभी होता है बेटा जब हम ये मान लें कि मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, क्या तेरे के सींग निकले हुए हैं अलग से या पूंछ निकली हुई है? तू भी तो इंसान ही है ना, तो इंसान के बच्चे ही तो करते हैं ना नीट। बस अभी तक क्या कमी रही थी कि रेगुलर पढ़ता नहीं था, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दे। और डीवी ब्रो है ना इस सफर में साथ में, तेरे पढ़ने में इंटरेस्ट अपने आप जगेगा, जग जाएगा, बस मेहनत कर, ठीक है। तो आई होप मेरे बेटा जी को आज की क्लास की एक एक बात समझ में आई। तो खूब मस्त पढ़ते रहो, मचाते रहो, और डीवी ब्रो को ऐसे ही भर भर के प्यार करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।